गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि कल का सेशन हम नहीं ले पाए थे, तो इसलिए कल और आज का जो दोनों के करंट अफेयर्स है वो हमने कवर किए हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने आपको पता है कि एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है उसको लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। तो बेसिकली ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके अंदर हम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं हमारे इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के अंदर। तो सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इसमें ग्लोबल कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनेगा जिससे क्या होगा, आपस में जो है इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो आपके चाहे वो ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक हो, वो आपस में कोऑपरेट कर सकता है। और इसरो या फिर जो हमारे इंडियन स्पेस एजेंसीज जो हैं वो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर सकती हैं, तो वो जो है ये प्राइवेट कंपनीज उसको टैप कर पाएंगी। तो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर बैट कर रही हैं। तो बहुत सारे आपको देखो, ये अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट है, फिर जो एयरटेल के मालिक हैं भारती मित्तल, उनका एक वन वेब नाम से प्रोजेक्ट है। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ही जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका डायरेक्टली जो है आपका इंटरनेट जो है वो आपका किसी मॉड्यूल से और से नहीं चलता। डायरेक्टली आप सैटेलाइट के थ्रू जो है, जैसे आप रिमोट लोकेशंस पर आपको अगर इंटरनेट भेजना है तो आप डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू भेज सकते हो। तो अभी इंडिया में इसके सिर्फ 3 लाख सैटेलाइट कम्युनिकेशन के यूज़र्स हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड कस्टमर्स हैं जो मोस्टली गवर्नमेंट बेस्ड कस्टमर्स हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको हम एक्सपैंड करें ताकि जो रिमोट लोकेशंस हैं इंडिया में, वहाँ पर भी हम इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो है वो कर पाएँ। तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो है कंपनीज़, ये बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प करने वाली हैं। इसीलिए ऐसे फोरम्स निकाले जा रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन जैसे, ताकि जो है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन से हम स्पेस हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा बल दे सकें। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो सो पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दिस इंडियन स्पेस एसोसिएशन. So it is a conglomeration of not just of not just domestic private space companies, but also global ones. So they will participate in this networking program, namely Indian Space Association, and they will explore opportunities that are presented by India's space sector. So the focus will be on satellite communication. Like I've told you that it is an unexplored sector as of yet in India. Only 3 lakh satellite communication users are there. Mostly, predominantly, they are of government, and several private companies are exploring this satellite internet so that they can connect those people who are living in remote locations. So most of the focus in this of this space program, which is seeking to involve the private sector participation, will be on satellite communications. Okay, so now let us see the next topic, which is World Mental Health Day. तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन जो है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब ये ग्रीन रिबन इनिशिएटिव क्या है, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दिलाने का ये एक प्रोग्राम है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो आपको हर 10 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। इस दिन हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और सबसे पहली बार 1992 में इसको मनाया गया था। इस साल का थीम है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अब इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो जैसे सोशल जस्टिस डिपार्ट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उनकी एक 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है किरण नाम से, और इस पे कोई भी जो है पर्सन जो है वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोसाइटल थॉट्स, इन सब चीज़ों का जो है वो अपना सपोर्ट ले सकता है। ऐसे ही प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक मानस ऐप लॉन्च की थी, जिसमें के थ्रू जो है मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी जो है वो आपको जो आपकी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो हमारा जो हमारे जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जैसे आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ मिशन, उन सब में मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को भी अकोमोडेट करता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक हमारी जो है प्रोग्राम है जिसमें मनोदर्पण नाम से, जिसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स को भी। ठीक है, ताकि जो है कोविड के टाइम पर जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो हमारे लोगों को दिया जा सके। फिर ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की निमहंस राह ऐप है, जिसमें लोगों को फ्री में
पब्लिक को मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक वन स्टॉप सोर्स डेटा है जो है वो उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो प्रोफेशनल्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प जो है वो सीख कर सकें। So now let us see this topic in English. World Mental Health Day. To commemorate the World Mental Health Day on October 10th, so Ministry of Health has recently launched this Green Ribbon initiative. So through this initiative, the government wants to raise awareness about mental health. So the World Mental Health Day was first celebrated on 10th of October in 1992. So it speaks about the important aspects of overall health of individuals and not just, of course, mental health. This year's theme is mental health in an unequal world. So there are several initiatives like the one of Social Justice and Empowerment Ministry. It's a helpline, a 24/7 helpline, namely Kiran, which aims to support people who are facing anxiety, stress, depression, etc. So there is also an initiative by Principal Scientific Advisor to the Government of India, Manas app. So this is also supporting and promoting well-being across the age groups. This was launched in April 2021. The Mental Health Care Act of 2017 also mandates that the general healthcare services provided by the Government of India will also accommodate mental health care services. So there is also another app, namely Manodarpan, and Ministry of Education has launched this app so that psychological and psychosocial support can be provided to not just the students but their family members and even the teachers. So there is also another initiative, NIMHANS app. NIMHANS is basically National Institute of Mental Health and Neurosciences. So it provides free information to public health, to the public on mental health care professionals and mental health care centers, so that they will not be hesitant while seeking mental health support. Okay, so now let us see the next topic, which is जिम कॉर्बेट. तो अभी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाए. ठीक है, तो इसकी डिटेल देखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो जिम कॉर्बेट है उसका शुरू से नाम ही जिम कॉर्बेट था. तो ये शुरू में इसका नाम जो है जिसको बनाया गया था 1936 में, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और उसके बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया था. लेकिन 1956 में क्या हुआ कि जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत जी, जो उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो है एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जो उस टाइम पर जिनका बहुत बड़ा रोल था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाने में या बेसिकली हेली नेशनल पार्क को बनाने में, उनके नाम पर इसका नाम जो है वो बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया. तब से इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है और एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. आपको पता होगा हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी यहीं जिम कॉर्बेट से ही 1973 में जो है वो लॉन्च किया गया था. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. जिम कॉर्बेट. सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ प्रपोज दैट दे आर seeking to change the name of Corbett National Park to Ramganga National Park. So it is the oldest and most celebrated national parks of India. It lies in the Himalayan foothills and its name lives on and around the forests of Uttarakhand. You know that it is a very famous spot. Even the Project Tiger in 1973 was launched through this Jim Corbett National Park only. So initially, when it was set up in 1936, it was called Haley National Park, which was the name of Malcolm Haley, who was the governor of United Province. At that time, it was not called Uttar Pradesh, it was called United Province. So later on, it was renamed as Ramganga National Park. So the present proposal to change the name back to Ramganga is not new. It was earlier known as Ramganga before it was changed again to Jim Corbett National Park. So the CM of Uttar Pradesh, Govind Ballabh Pant ji, had a friend, Edward Corbett, who was instrumental in the setting up of this national park. So as a tribute to him, he changed the name of this Ramganga National Park to Jim Corbett. Because this Edward Corbett, who was a hunter, basically, he was instrumental in the setting up of this park. So it was renamed upon him. And
You know, like this is a very important tiger habitat in the country. Like I've told you that Project Tiger was also launched from this very national park. Okay, so now let us see the next topic, which is World Post Day. तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो है जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को, तब से जो है इसकी हर साल एनिवर्सरी वाले दिन जो है हम वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। तो इंडिया जो है अब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो 1874 में बनाया गया था, लेकिन इंडिया इसका मेंबर जो है वो 2 साल बाद मतलब 1876 में बना। तो मतलब इंडिया फाउंडर मेंबर तो नहीं है, ठीक है। अब वर्ल्ड पोस्ट डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके पोस्टल सेक्टर के इंपॉर्टेंस की, कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है पोस्टल सेक्टर, तो उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। तो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आपको जैसे मैंने बताया ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू जो है वो 1874 में बनाई गई थी। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और पोस्टल पॉलिसीज़ आपस में कंट्रीज़ कैसे कोऑपरेट कर सकती हैं उसके बारे में ये डिस्कशन करती है। और बर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो इंडिया ने इसको 1876 में ज्वाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वर्ल्ड पोस्ट डे। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ग्रीटेड द पीपल ऑन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन and postal family on the World Postal Day. So basically to commemorate the establishment of Universal Postal Union in 1874, this day of 9th October is celebrated every year as a World Post Day. So India has been a member of Universal Postal Union since the year 1876. So India is not a founding member. So this World Post Day creates awareness about the role of postal sector in the lives of people and business. So this Universal Postal Union, it was established by the Treaty of Bern in 1874, and it coordinates postal policies among the member countries. Currently almost 192 member states are party to this organization, and it is the second oldest organization after International Telecommunication Union, which was established in 1865. And this headquarter of UPU is located in Bern, that is in Switzerland. ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लूसी। तो नासा जो है वो एक मिशन लॉन्च करने वाला है, लूसी, जो कि पहला ऐसा मिशन होगा जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को जो है वो एक्सप्लोर करेगा। तो ये एक सोलर पावर्ड मिशन है जिसकी 12 साल की जो है ड्यूरेशन होगी, और ये 8 ऐसे एस्टेरॉइड्स को जो है वो कवर करने वाला है। लूसीज़ का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 3.2 मिलियन ईयर्स पहले जो है एक हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स होते थे, स्पीशीज़ होते थे होमिनिन, उन्हीं का हम में से एक ही एंसेस्टर थे जिसका नाम लूसी था। उसी के नाम पर इसको जो है वो लूसी दिया गया, इस प्रोजेक्ट का नाम भी, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहली बार जिस एस्टेरॉयड पे जाएगा, डोनाल्ड जॉनसन है उस एस्टेरॉयड का नाम, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। तो अब बस ये 16 अक्टूबर के दिन जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को आपके फ्लोरिडा के जो है स्पेस स्टेशन से। Okay, so now let us see this topic in English, Lucy. So NASA is set to launch this space project, namely Lucy. So it aims to explore the Jupiter's Trojan asteroids. Okay, so it's a solar powered mission which has a duration of almost 12 years, and this spacecraft will visit 8 asteroids. And this term Lucy has been derived from human ancestor which belonged to almost 3.2 million year old species of humans, namely hominins. And this spacecraft will first touch upon an asteroid, namely Donald Johnson, which is present between Mars and Jupiter. And on the upcoming 16th October, this mission of NASA will be launched. Okay, so now let us see the next topic, which is L&T model for रेडिएशन सेफ्टी। तो यूएस की जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने कहा है कि जो लीनियर नो थ्रेशहोल्ड मॉडल है रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करने का, वही मॉडल ठीक है। जो आप रेडिएशन हॉर्मोसिस जो मॉडल कह रहे हो, वो उसके बारे में हमारे पास कोई डिसाइसिव एविडेंस नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो लीनियर
नो थ्रेशोल्ड मॉडल क्या है, वो कहता है कि जो आपके रेडिएशन होती है, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर आपके न्यूक्लियर मेडिकल प्रैक्टिसेस से निकलती है, उसकी कोई थ्रेश होल्ड नहीं है। जितना आप इंक्रीज होगी रेडिएशन, उतना ही बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर और बुरा इफेक्ट पड़ेगा उसका, और कैंसर या फिर अलग ऐसी हेरिडिटरी डिसीजेज होती हैं इस रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो अब इशू क्या हुआ कि एक डिबेट शुरू हुई 2015 में, 3 पटिशन्स एनआरसी को डाली गई, जिसमें ये कहा गया कि LNT मॉडल जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ एक और मॉडल है जो कि है रेडिएशन हॉर्मेसिस। तो ये रेडिएशन हॉर्मेसिस कहता है कि अगर हम लो डोजेस दे दें ह्यूमंस को रेडिएशन की, तो हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनको, ठीक है। तो अब एनआरसी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, एनआरसी ने बोला कि नहीं, जो हमारा असली LNT मॉडल है वही बेटर है, क्योंकि जो ये रेडिएशन हॉर्मेसिस जो मॉडल बता रहे हो, इसके लिए कोई अभी तक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है कि कम रेडिएशन अगर हम दे दें तो बड़े हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन से बचा जा सकता है। तो इसीलिए जो अभी लीनियर नो थ्रेश होल्ड मॉडल है, वही मॉडल चला आ रहा है रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का। सो अभी जो है यही मॉडल है कि जितना ज़्यादा आपका रेडिएशन से एक्सपोजर होगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है बॉडी को। तो ये मॉडल जो है वो एनआरसी ने अभी तक अब होल्ड किया है, ठीक है। तो अब हम इतने डिटेल में इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम देखा होगा कि आपको इस लेवल की डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट से, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. LNT model for radiation safety. So US Nuclear Regulatory Commission has upheld the linear no threshold model to prescribe radiation safety standards. So LNT model is basically about the biological effects upon human body due to exposure or to ionizing radiation. So as there is an increase in radiation, there is an increase of its deleterious impact on human body. So this model says, as and when you increase the radiation exposure to a human body, the impact will also be seen in a linear fashion. Whereas in 2015 there was a debate. 3 petitioners filed, or 3 petitioners requested the NRC to reconsider this linear no threshold model because they found that there is a contradictory model, namely radiation hormesis, in which if you give low ionizing radiation to human body, then it will protect them from the deleterious effects of high doses of radiation to that particular human body. But NRC has said that there is no conclusive evidence regarding this radiation hormesis. That's why this LNT model will prevail. Okay, so now let us see the next topic, which is Vayalar Award. तो मंथा लीरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षंगाल, जो कि एक नॉवल है बेन्यामिन की, उसको जो है वो 45th वयलार रामवर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये वयलार रामवर्मा जी कौन थे? तो एक इंडियन पोएट और एक लिरिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी मलयालम मूवीज़ में जो है वो आपके सॉन्ग्स को भी लिखा है, पोएम्स भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। तो इनके पोएम्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम दिए। सो अब ये वयलार अवार्ड उनके नाम पर एक मेमोरियल ट्रस्ट है, वो ये अवार्ड देता है। तो ये नॉवल के बारे में भी देखते हैं थोड़ा सा। ये नॉवल जो है वो मंथालीर एक विलेज है, उसके बारे में दिखाती है कि पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो कैसे जो है वहाँ के लोगों की डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वयलार अवार्ड. So Manthalirele 20 Communist Varshangal, which is a novel by Benjamin, has been awarded as the 45th Vayalar Ramavarma Memorial Literary Award. So who was Vayalar Ramavarma? So he was an Indian poet and a lyricist of Malayalam language. He has written several songs, almost 1300 songs in 256 Malayalam films, and he has some very famous poems. And based upon his name, a memorial trust was formed, and this trust gives this award annually. And about this novel, which has received this Vayalar award, so this novel highlights the inhabitants of Manthalir village and how a mixture of politics and religion impacts their daily life. Okay, so now let us see the next topic, which is Bridgmanite. तो अभी 2012 में एक बहुत बड़ा मेट्योर शावर हुआ था नागपुर के कटोल एरिया में।
तो शुरू में जब स्टडीज़ की गई तो लोगों जो है उसमें पाया गया कि शायद जो मिनरल है वो ओलिविन है। ओलिविन जो है आपके अर्थ के अपर मेंटल में होता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब स्टडीज़ को डिटेल में किया गया तब पाया गया कि ब्रिजमैनाइट जो नाम से एक आपका मिनरल है वो इसमें ज़्यादा पाया गया इन मीटियोर्स में, जो कि मीटियोर शावर में हुए थे आपके नागपुर वाले एरिया में। तो अब पहली बार हमको नेचुरल अकरेंस ऑफ मिनरल दिख रहा है ये ब्रिजमैनाइट। तो अब सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इससे हमें ये पता लगेगा कि अर्थ का जो लोअर मेंटल है जो कि 80% जो है ब्रिजमैनाइट से बना है, तो वो कैसे क्रिस्टलाइज हुआ, कैसे बना, अर्थ की फॉर्मेशन में उसका क्या रोल था। तो इसका इन मीटियोर शावर से जो है जिसमें ब्रिजमैनाइट पाया गया है उससे जो है वो हमारे साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ब्रिजमैनाइट। सो ऑन in 2012, a large meteor shower occurred in the town of Katol in Nagpur. So initially, uh, the scientists revealed that the rock which this meteors were formed out of which these meteors were formed was composed of olivine, which is an olive green mineral, and olivine is the most abundant mineral in Earth's upper mantle. But later on, studies progressed, and it was found that a substance or a mineral which is present in Earth's lower mantle was predominant in these meteors, and its name is Bridgmanite. So, after studying about these meteor showers or these minerals which have been this mineral of Bridgmanite, the scientists will try to find how this Bridgmanite crystallized itself into Earth's lower mantle, and how the Earth was formed, and what was the role of Bridgmanite in the final stages of Earth's formation. Okay, so now let us see the next topic, which is वाइजोव। सो आपका जो रशिया है वो सबसे पहली एक फर्स्ट फीचर फिल्म जो है वो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो शूट करने गए हैं। वहाँ से कुछ साइंटिस्ट, वहाँ से कुछ जो डायरेक्टर और एक्टर, तो एक्टर यूलिया पेरेसेल्ट और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने ट्रैवल किया है। 35 से 40 मिनट की वो वहाँ पर शूटिंग करी है उन्होंने। और वाइजोव एक फीचर फिल्म है जो कि सबसे पहली ऐसी फिक्शन फिल्म बनेगी जो कि आउटर स्पेस में जिसकी शूटिंग हुई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, वाइजोव। सो इट इज़ द फर्स्ट फीचर फिल्म विच हैज़ बीन शॉट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, and it has been the actor and director traveled to the international space stations to shoot a portion of about 35 to 40 minutes of footage in their film, and it has become the first feature length fiction film which has been shot in outer space. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.